दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पे। आप सभी के लिए राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा जो कि 2022 में होने वाली है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं जो कि यूपीएससी की विगत कई परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको मैप के सहित मैं व्याख्या करवाऊँगी। ये आपका ज़्यादा समय ना लेकर के इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं इसको मैं कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो भी फ्रेंड्स लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं व अन्य किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वीडियो है, सुपर टेट है, उन सभी में जीएस ये इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए जीएस उपयोगी है, तो आप इसको आगे शेयर करिएगा। आज का पहला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। आपने सबसे छोटा द्वीप सुना होगा, और ऐसे ही सबसे छोटा एक देश है। सबसे छोटा जैसे शहर हो या गांव हो, किसी एक क्षेत्रफल के हिसाब से बताया जाता है, वैसे ही दुनिया का एक सबसे छोटा देश है। आपके ऑप्शंस हैं जो कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल, ऑप्शन बी है वेटिकन सिटी जो कि इटली में स्थित है, और ऑप्शन सी है मालदीव, और ऑप्शन डी है श्रीलंका। आप इन चारों के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैप में आपने इनकी स्थिति आपको मैं बताती हूँ। पहले इस प्रश्न का उत्तर देते हैं फ्रेंड्स। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, जो वेटिकन सिटी है ये दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है। इसके बारे में आपको मैं मैप में आपको दिखाती हूँ इसकी लोकेशन। जैसे वेटिकन सिटी की लोकेशन आपको दिखाते हैं, ये है यूरोप का मैप और ये है इटली, आपको ये दिख रहा है। और इटली को जब हम जूम करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे रोम है, और रोम के अंदर स्थित एक छोटा सा शहर जो कि वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये देखिए आपको वेटिकन सिटी, ये यहाँ पे मैं मार्क कर दे रही हूँ। ये सबसे छोटा, इसीलिए इसको दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, क्योंकि ये एक देश के अंदर स्थित है। इसकी व्याख्या करते हैं। यूपीएससी में ये अवर अधीनस्थ में पूछा हुआ प्रश्न है। वेटिकन सिटी जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वेटिकन सिटी पृथ्वी का सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है जिसका क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है। यह इटली के शहर रोम में स्थित है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है, और इस संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप यहाँ पे निवास करते हैं। आप ये चीज़ याद रखिएगा कि यह रोम में स्थित है, इटली के रोम शहर में स्थित, और ये एक स्वतंत्र है। इस पर किसी भी देश का कोई इस पे अधिकृत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। इन्होंने कजाइल कुम की लोकेशन पूछी है। आपका ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है उत्तरी ईरान, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान, या ऑप्शन डी है तुर्कमेनिस्तान। आप लोग इसका उत्तर मेरे साथ साथ देते जाइएगा फ्रेंड्स। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। जैसे कि आप देखिए इसमें मार्क भी है, उज्बेकिस्तान में कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। आपको मैं मैप में इसकी लोकेशन शो करवाती हूँ। फ्रेंड्स, ये है कजाइल कुम, देखिए इसमें लिखा भी आ रहा है, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है स्थित। ये देख रहे हैं आप, इसकी गूगल ऐप से लोकेशन शो करा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। ऑप्शन ए है 22 दिसंबर, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 21 मार्च, या ऑप्शन डी है 23 सितंबर। इन चारों में से एक ऑप्शन है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और इसका जस्ट अपोजिट, अगर दक्षिणी गोलार्ध में जब दिन सबसे छोटा हो रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा होगा, बारातें छोटी होंगी। प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा 21 जून। 21 जून में हाँ, जो भारत है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखते हैं भारत में 21 जून में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है, और 21 जून को ही क्या होता है, पर्यावरण दिवस भी होता है और योगा दिवस भी होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यह सबसे छोटा दिन होता है। इसी तरह से जस्ट अपोजिट होता है कि जब दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है। चलिए इसका व्याख्या करते हैं फ्रेंड्स। की व्याख्या पढ़ते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में शीत अनंत यानी विंटर सॉल्स्टिस में अर्थात 21 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा 21 कब होता है, 21 दिसंबर को, जो कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता होगा। इसके विपरीत जो है उत्तरी गोलार्ध में जून को सबसे लंबा दिन, 21 को जून सबसे लंबा दिन था। इसके विपरीत 20 व 21 को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है, और 20 और 21 व 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होगा वही दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, जस्ट अपोजिट। तो एक साथ आप दोनों ही गोलार्ध के बारे में छोटे और बड़े दिन को आप याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी क्या होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 15 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री और ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। आप इसका उत्तर मेरे साथ साथ दीजिए। जैसे कि ये है ग्लोब है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे आप जो देशांतरी इस तरह से लाइनें होती, कुछ ऐसे लाइनें होती हैं, ये लाइनें इस तरह से, तो ये है, ये कौन सी, ये है अक्षांशीय लाइन। और जो इस तरह से लाइन दी हुई है, ये वाली लाइन जो है, ये कौन सी है, ये है देशांतरीय लाइन। तो इन्होंने ये पूछा कि 1 घंटे में अगर आप इधर जाएंगे तो ये कौन सा है। यदि आप इधर जाएंगे तो ये हमारा ईस्ट हो जाएगा और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये देशांतरीय लाइन को इन्होंने पूछा है कि 1 घंटे में आप कितना अंतर होगा। तो हमारी टोटल लाइनें इधर 180 यानी 0 से लेके 180 तक ये होती हैं। तो इन्होंने ये पूछा कि टोटल कितना होता है, 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से आप जब इसको डिवाइड करेंगे और कितने टाइम होता है, तो 360 को आप दिन में कितने घंटे होते हैं 24। तो जब आप 24 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 15 डिग्री। तो यानी कि 1 घंटे में समयांतर कितना होता है, 15। आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी पढ़ते हैं फ्रेंड्स। यह प्रश्न यूपीएससी की अमीन परीक्षा में आया हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और इस प्रक्रिया में 360 डिग्री घूमती है। ये आप याद रखिएगा, 360 डिग्री घूमती है। इसका अर्थात यह हो कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना, यानी जब 360 डिग्री घूमती है और 24 घंटे होते हैं, तो 1 डिग्री में कितना होगा, 360 बटे आप जब 24 करेंगे तो 15 डिग्री हो जाएगी। तो 1 घंटे में कितना, उसका कितना आंसर आ जाएगा, 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड्स। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता हो। आपके ऑप्शंस हैं, ए यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन बी है एशिया महाद्वीप, या ऑप्शन सी है अफ्रीका महाद्वीप, या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये देखिए, ये सम्मिलित अधीनस्थ परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब ये द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कुछ ना कुछ विशेषता के कारण ही इसका नाम रखा गया होगा। तो जैसे कि आप लोग इसका उत्तर मेरे साथ साथ देते जाइएगा। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्यों जाना जाता है, इसका कारण भी जानते हैं। क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप द लैंड ऑफ गोल्डन के नाम से इसलिए जानते हैं, इसमें वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पे क्या सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। और एक चीज़ ये आप याद रखिए, कूलगर्डी की जो खाने हैं वो सब कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सबसे ज़्यादा मरुस्थल भी पाया जाता है। वहाँ पर सिम्पसन मरुस्थल है, द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, कई अन्य मरुस्थल हैं। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पूर्वी साइड में क्या है, एक ग्रेट बैरियर रीफ भी है। ये सारी मैंने आपको जो भी उसके थोड़े थोड़े फैक्ट थे वो मैं आपको बताते चल रही हूँ, ताकि हो सकता है इससे संबंधित कुछ ना कुछ आपको फैक्ट याद रह जाए और आपकी जो एग्ज़ाम में कोई हेल्प मिल जाए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको सुमेलित करना है। देश हैं इधर और इधर राजधानियां हैं, आपको दोनों को ही मिलाना है, देश को उसकी राजधानी से मिलाना है। जैसे इधर तंजानिया दिया हुआ, केनिया दिया, नामीबिया दिया, मोरक्को दिया है। और इधर आपके रवात है, नैरोबी है, डोडोमा है और विंडहोक है। तो अगर आपको इनमें से किसी एक की भी राजधानी पता हो, इस तरह के क्वेश्चन अगर पीसीएस में भी आते कि अगर आपको 1 या 2 का भी अगर आपको आंसर पता है तो आपको आसानी से ऑप्शन में मिल जाता है। चलिए आपको थोड़ा सा आसानी से आते हैं। जैसे कि केन्या की राजधानी आप याद करिए कि केन्या में किसी का हेडक्वार्टर भी है। आप जब हेडक्वार्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, केन्या में। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। तो इस तरह से आप बी को 2 से मिलाते हैं, यानी कि बी को 2 से मिलाते हैं, ठीक है। और जो मोरक्को है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, जो कि कहाँ पर है, जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। तो मोरक्को की जो राजधानी है वो क्या है, वो है रवात। तो इस तरह से आप डी का क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब आप ऑप्शन चेक करते हैं कि अगर इन दोनों में से किसी एक में भी इस तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे कि बी का 2 मिलाइए, अब बी का 2 अगर आप मिलाते हैं तो देखिए आपका सी में नहीं है और डी में नहीं है, आपके ये दोनों ही ऑप्शन कट हो जाते हैं। आपके सिर्फ ए और बी ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि आपका क्या है, बी में 2 है, यानी कि इसका आंसर है। उसके बाद डी का 1 मिलाइए, अब डी का 1 आप मिलाइए तो ये देखिए ये भी ऑप्शन कट गया। तो आपका आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन ए सही है इसका। तो इसका क्या होगा, ए का 3 होगा। तंजानिया की कैपिटल का क्या है, डोडोमा है। और नामीबिया की कैपिटल का क्या है, विंड हो गए। आप ये देखिए आपके सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपको याद थे, आप 2 से आपको पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। फ्रेंड्स इसी तरह से आप लोग अपने कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाएं तो आप लोग 1 या 2 को मैच करिए, ऑटोमेटिक आपके ऑप्शन कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको मिल जाएगा। इसका उत्तर दिया हुआ। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है ग्रेनेडा
ग्रेनेडा एक द्वीप है जिसकी लोकेशन उन्होंने पूछी वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी है कैरेबियन सागर में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में, या ऑप्शन डी है भूमध्य सागर में। इन सभी की लोकेशन अगर आपको पता होगी तो आप इसको आसानी से गेस कर सकते हैं कि ये द्वीप कहाँ पर स्थित होगा। चलिए मैं आपको मैप में इसकी लोकेशन शो कराती हूँ। पहले इसका उत्तर फ्रेंड्स देखते हैं। इसका उत्तर है बी, जो कैरेबियन सागर है। यानी आपका क्या है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो बीच में है, मैक्सिको के पास में कैरेबियन सागर है, वहीं पर कुछ द्वीप दिए हुए हैं। उन्हीं द्वीपों में से एक स्थित है ग्रेनेडा द्वीप है। चलिए इसकी लोकेशन आपको दिखाते हैं। देखिए वर्ल्ड मैप में आपके लिए लेकर आई हूँ। ये है हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका है, और ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। इसके बीच में यहाँ पर है मैक्सिको। तो इस मैक्सिको के बीच में जो यहाँ पर हैं कुछ द्वीप, ये है कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर में यहाँ पर एक ग्रेनेडा द्वीप स्थित है। ये देखिए इस पे नाम भी लिखा हुआ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो ग्रेनेडा द्वीप यहाँ पर स्थित है, जो कि अटलांटिक ओशियन भी है यहाँ पास में, और यहाँ पे कैरेबियन सागर है। अगर कैरेबियन सागर ऑप्शन में ना होता, अटलांटिक ओशियन होता, तो आप उसको टिक कर सकते थे। लेकिन उन्होंने चूंकि कैरेबियन सागर दिया हुआ था, इसलिए आपका सटीक आंसर क्या हो जाता है, कैरेबियन सागर में स्थित है। और ये फ्रेंड्स आपका है पैसिफिक ओशन, ये है इंडियन ओशन, ये है आर्कटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, और इधर साइड ही ये भाग आया हुआ इधर पैसिफिक ओशन का। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, डोबर जल संधि जो है वो किसको जोड़ती है। डोबर जल संधि से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोग अपने साथ साथ मैप लेके जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ, अगर उनको एक बार आप मैप में देखते जाएंगे तो आपको ये प्रश्न याद होते जाएंगे। हो सकता है इससे रिलेटेड या आप क्वेश्चन ना आए, इसके आसपास आपने मैप में जो चीज़ें देखी हैं वही आ जाए, तो आपको थोड़ी आसानी होगी ऑप्शन को चूज़ करने में। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। बाल्टिक सागर व बोथनिया की खाड़ी को जोड़ते हैं, बिस्के की खाड़ी या इंग्लिश चैनल को जोड़ते हैं, इंग्लिश चैनल व उत्तर सागर को जोड़ते हैं, या सेल्टिक सागर या आयरिश सागर को जोड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो जल संधियां होती हैं वो क्या दो भूभाग होते हैं, उनको तो अलग करती हैं, लेकिन दो वाटर बॉडीज होती हैं उनको क्या करती हैं, आपस में जोड़ती हैं। यह जल संधि होती है इस तरह की। चलिए इसको मैप में देखते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर टिक करते हैं फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन जो है ना सी सही है, कि इंग्लिश चैनल व उत्तर सागर को ये जोड़ती हैं। चलिए मैप में देखते हैं। मैप में इसकी लोकेशन फ्रेंड्स ये है यूरोप, और यहाँ पे नॉर्थ सी है, और ये नॉर्वेजियन सी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो लोकेशन है, ये वाली लोकेशन जो है ना, यहीं पर डोबर जल संधि है, जो कि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। जो नॉर्थ आपको ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये जो नॉर्थ सी है इसको जोड़ती है। यहाँ पर है आपकी डोबर जल संधि। इसी तरह से आपकी कुछ जल संधियाँ हैं, आप बताइएगा तो मैं उनको अलग से वीडियो में आपको बता दूंगी। आपकी एक और महत्वपूर्ण जल संधि है जो कि यहाँ पर है मेडिटेरियन सी के पास में। ये कौन सी जल संधि है, ये है जिब्राल्टर जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। आपको ये सभी सीक्वेंस याद होंगे तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, व ऑप्शन सी भारत, व ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि आपको इसमें उत्तर दिख गया होगा, इसका ऑप्शन ए सही है कि जो ब्राज़ील है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना 5वें स्थान पे। अब आपको सभी के सीक्वेंस याद होने चाहिए कि पहले स्थान पे कौन सा, दूसरे स्थान पे आपने भारत का स्थान क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखें तो इसमें फ्रेंड्स ये सीक्वेंस दिया हुआ है। जो रशिया है वह प्रथम स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि। आप देखते होंगे कि रशिया जो है ना वो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, तो जिसका जो यूरेशिया वाला पार्ट है वो दोनों में ही टच होता है। तो इसीलिए रूस क्या है पहले स्थान पे है, और कनाडा के बाद हमारा अमेरिका आता है तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे चाइना है, और 5वें स्थान पे ब्राज़ील है, व 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, और भारत का स्थान 7वां है। ये आपको सातों जो है वो सीक्वेंस से याद होने चाहिए कि भारत की जो स्थिति है 7वें स्थान है, तो पहले से लेके 7वें तक आपको ये स्थान याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ठंडी के टाइम में धुंध हो जाती है, रात व दिन के टाइम में ऐसा होता है, इसकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको कहते क्या हैं। आपके ऑप्शन हैं कोहरा ए, ऑप्शन बी है ओस, ऑप्शन सी है बादल, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आंसर इसका आप लोग आसानी से दे सकते हैं। जिसका ऑप्शन जो है ए सही है, कोहरा। आप लोग देखते होंगे कि ठंडी में, इस टाइम ठंडी का टाइम चल रहा है, तो आप लोग देखें सुबह व शाम के टाइम बहुत ज़्यादा धुंध होती है, कि जिससे आवागमन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं, और आपको थोड़ी ही दूर में 100 मीटर पर ही आपको चीज़ों को विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं।
इसकी व्याख्या है फ्रेंड्स कि वायुमंडल की जो निचली परत में विद्यमान छोटी छोटी जल की बूंदों में धुआं अथवा धूल कणों की सघन राशि जिसमें आदृश्यता उपलब्ध होती है उसे ही कोहरा कहते हैं। फ्रेंड्स, आज ये अंतिम क्वेश्चन था इस सीरीज़ का। आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा और अपने जो भी दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम की या सुपर टेट की, तो आप उन तक ये शेयर करिएगा प्लीज़, और चैनल पर को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।